हीट स्ट्रोक, दरख्तों की कटाई, मगरबी दरियाओं का पानी इस्तेमाल करने की भारतीय कोशिश तेज। किशनगंगा डैम, इक्तिसादी जवाब कम, क्या स्ट्रैटेजिक अहमियत ज्यादा? कराची हीट स्ट्रोक से हलाकतों की मुतज़ाद इत्तलात, असल हकाइक क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। हीट स्ट्रोक, हीट वेव से कितनी हलाकतें हुई? पहला सवाल तो यह है कि कराची शहर में गुज़श्ता 3 या 4 रोज के दौरान जितने अफराद इससे मुतासिर हुए उनकी तादाद दरअसल कितनी है? क्योंकि इस पर मुतज़ाद इतलात हैं, क्योंकि सरकारी सतह पर जो हुकूमत है या हुकूमत का हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इस बात को डिनाई कर रहा है कि कोई हलाकत हुई है, लेकिन जो NGO जो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, जैसे ईदी फाउंडेशन है जिसको किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फिगर्स आए हैं जी कि तकरीबन 3 या 4 रोज में 65 हलाकतें इस सिलसिले में हुई। अब ये गुत्थी सुलझाएंगे आज प्रोग्राम में। ये फहरिस्त आप देख रहे हैं उन अमवात की वर्सा के साथ, वो जो आप स्क्रीन पर इस वक्त हमारे फ्लैश करते हुए देख रहे हैं जो हलाकतें हुई हैं। दूसरा सवाल, आखिरकार ये हो क्यों रहा है कराची शहर में, और इससे निजात हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बुनियाद पर कौन से अमली इकदाम हमें फौरी तौर पर करने पड़ेंगे इससे निजात हासिल करने के लिए? और फिर एक और अहम चीज जो आज प्रोग्राम में हम सवाल उठाएंगे जिस पर शायद पाकिस्तानी मीडिया अब तक खामोश है, क्यों? इसलिए क्योंकि हम बहुत से दीगर मसाइल में उलझे हुए हैं। वो किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से भारत की जानिब से पेशकदमी है, जिस पेशकदमी के बाद भारत ने उस डैम की कंस्ट्रक्शन और पाकिस्तान के जो उसके खिलाफ मामलात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तानी टीम की वहाँ मौजूदगी, और क्या ये भारत की जानिब से पाकिस्तान के पानी को कंट्रोल करने की कोशिश है? आज के प्रोग्राम में ये अहम तरीन सवाल और इससे इम्प्लीकेशंस पर क्या होंगी पाकिस्तान पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ अरशद अब्बासी साहब, सीनियर तर्ज़निगार जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं, माहौलियात, एनर्जी, मईशत, तीनों चीज़ों का अपडेट करें, तो आज इनसे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से मेरे साथ जनाब ईदी फाउंडेशन से फैसल ईदी साहब मौजूद हैं। कराची शहर से आप मौजूद हमें DSNG से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। और जनाब सारिम बरनी साहब, समाजी रहनुमा, इंसानी हुकूक के रहनुमा, मारूफ कराची स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल ईदी साहब, सब में पहला सवाल आपसे, फहरिस्त मैंने दिखाई स्क्रीन पर, ये तजाद क्यों है? आप क्या समझते हैं, क्यों सिंध गवर्नमेंट या महकमा सेहत या सिंध हुकूमत के जो अफसरान मना कर रहे हैं और आप कह रहे हैं? ये पिछले साल जब 2015 में 2000 अमवात हुई थी, जब भी क्या ये हुआ था ऐसे ही, जब हमने ऐसा मुतजाद नहीं सुना था मामला, इस दफा क्यों हो रहा है ये मामला? फैसल साहब। हाँ, देखें, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जो अमवात हुई हैं वो घरों में हुई हैं ज़्यादातर, इसलिए सरकार के रिकॉर्ड में नहीं होती। और अगर घर में इंतकाल हो भी जाए और वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में उसको रिकॉर्ड में जब लिया जाता है तो कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखी जाती। कॉज ऑफ डेथ में जो है वो लिखा जाता है ब्रॉड डेड, तो उसमें जो है वो ब्लैंक होता है। वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि ये हीट स्ट्रोक से मरा है, भले कि वो हीट स्ट्रोक से मरा हो घरों में, क्योंकि जो सिम्टम्स डेवलप हुए होंगे वो घर पे डेवलप हुए होंगे। और जो ज़्यादातर अमवात हुई हैं जिसकी हमने फहरिस्त फराहम की है, वो उनकी जो है वो एक तो एजेस भी दरमियानी और बड़ी थी, और कोई ना कोई उनको कॉम्प्लिकेशंस थी, तो उनके अंदर रेजिस्टेंस कम था। तो हीट वेव ने उनके ऊपर जल्दी असर किया और वो सडन डेथ में चले गए, उनको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला और वो इंतकाल कर गए फौरी तौर पे। ज़्यादातर वो लोग थे। सही है। तो फैसल साहब, क्योंकि इस सिलसिले में आपने तो पूरी फहरिस्त सामने रख दी ना, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये दावा हुआ था कि अगर इतनी हलाकतें हुई हैं शहर में तो हमें उनकी पोस्टमार्टम या हमें एकदम जाके पता करना चाहिए, घरों पर जाके एड्रेस लेकर। तो ये तो अब आपने फहरिस्त दे दी, इसमें एड्रेस भी हैं कि आप अगर हुकूमत को ये शक है कि ये हलाकत इस वजह से नहीं हुई घरों में, तो एड्रेस जाके कंफर्म किया जा सकता है। देखिए, ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो ईदी से मुंसलिक, मतलब ईदी से उन्होंने राब्ता किया या ईदी में अपने मतलब वर्सा को या लाश को रखवाने के लिए आए। जी, ऐसे बहुत सारे शहर के अंदर लोग हैं जो ईदी में बिल्कुल नहीं आए, जो हमारी फहरिस्त में शामिल नहीं है। तो यकीनन अनवात जो है वो इससे ज़्यादा हुई होंगी, जो डायरेक्ट घरों से जो है वो कब्रिस्तान चले गए होंगे दफन करने के लिए।
ये तो मैं सिर्फ उनकी फहरिस्त दे रहा हूँ जो ईदी के सर्द खानों में आए हैं। अच्छा, और फैसल साहब ये फहरिस्त भी एक दिन यानी 3 या 4 दिन की है और आज 5वां दिन है गालिबन इस हीट स्ट्रोक का, तो इसमें कोई आदाद शुमार तब्दील हुए हैं पिछले 1-2 दिन में, ये बढ़े हैं, क्या हुए हैं? हाँ, कल के रोज़ जो है वो 3 से 4 जो है वो हीट स्ट्रोक के नाम से क्या है, जो डेड बॉडीज़ आई हैं उनके घर वालों ने वाज़े तौर पे लिखवाया कि ये हीट स्ट्रोक से ही मरे हैं, और इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हम अभी भी फिगर जो है वो 60 से अबव ही रखते हैं जो हमारे पास हैं। सही है। और सर अगर मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं इस प्रोग्राम में, कि लास्ट 2015 में 2000 अमवात जो कही जाती हैं वो आपके ईदी सेंटर के जो सर्द खाने हैं वो वहां की हैं या पूरे कराची की ओवरऑल है, और क्या उसकी भी फहरिस्त मौजूद है कि कितने अमवात हुई थी 2015 में? नहीं, जो ये 2000 आप ज़्यादा कह रहे हैं, ये 1200 से कुछ 1250 या 1300 के करीब सरकारी फहरिस्त थी। लेकिन मैं इस फहरिस्त को चैलेंज करता हूँ। मेरे अंदाजे के हिसाब से 2015 में हीट वेव के दौरान कम से कम 6 से 7 हज़ार अफराद इंतकाल करे थे, और इसकी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट में इसलिए नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में मरे थे या अपने घरों में मरे थे। ये तो सिर्फ वो हैं फिगर जो 1200 की फिगर गवर्नमेंट देती है, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के अस्पतालों में मरे थे, इसलिए वो 1200 तक है। लेकिन हकीकतन जो है वो 6 से 7 हमारी अपनी गली के अंदर जहाँ पे हमारा ऑफिस है, इस गली के अंदर 11 लोग पिछले 3 दिनों के अंदर 2015 के 3 दिन हीट स्ट्रोक के 11 लोग मरे थे हमारी सिर्फ एक गली के अंदर। 6 से 7 हज़ार। सारिम मनी साहब, आपने आज तौलिया तकसीम करी थी, मैं देख रहा था सदर एम ए जिन्ना रोड के ऊपर ठंडे पानी की। मैं इससे पहले कि इसके एक्सपर्ट ओपिनियन भी हम लें, सर ये हो क्या रहा है इस शहर में, और जिस तरह अभी फैसल इजी साहब बता रहे थे, हुकूमत क्यों उस पर इस राय पर अभी भी कायम है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है इस शहर में? क्या वजह है, ये क्यों आखिर डिनाइल मोड में गवर्नमेंट? देखें, इसमें मैं 2 बातें कहूँगा। पहले ये कि जितने भी इदारे हैं मुझ समेत, हमें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। अगर डॉक्टर उसको हीट स्ट्रोक नहीं लिख रहा तो हमें उसको नहीं डिक्लेयर करना चाहिए कि हीट स्ट्रोक से ये इसकी डेथ हुई है। डेथ ऑफ कॉज जब डॉक्टर ही नहीं दे रहा तो हम कैसे उसको कहेंगे? दूसरा, गवर्नमेंट को अगर ये हीट स्ट्रोक से मर रहे हैं तो गवर्नमेंट तो नहीं मार रही, कोई मिनिस्टर आके तो उनका गला दबा के तो नहीं मार रहा। उनको कहने में क्या जा रहा है? कुदरती चीजें होती हैं, कभी सर्दी पड़ जाती है, कभी गर्मी पड़ जाती है, कभी बारिशों से लोग मर जाते हैं, तो ये कुदरती हादसात होते हैं। ये बात तो घर पर हो रही है, डॉक्टर की तो नौबत ही नहीं आ रही। मैं वही अगली बात यही कहना चाह रहा हूँ, अव्वल तो इनको इसमें पीछे हटना ही नहीं चाहिए। और घर में मरने वाली फैसल ईदी साहब आपको बताएंगे, मेरे ख्याल है इनके जो मुर्दा खाना है 15-20 अफराद तो रोजाना वैसे ही डेड बॉडीज आती है। तो एक आम सा इनके पास शायद मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड होगा कि 15-20 डेड बॉडीज रोजाना आती है इनके पास। 2.5 करोड़ अब से ऊपर की आबादी का ये शहर है, इधर ये नॉर्मल डेथ हो रही होती है। अस्पतालों में जाकर के देखें, मेरा ख्याल है जितनी मैं तादाद बता रहा हूँ तो एक सरकारी अस्पताल की तादाद होगी 15-20 के करीब। और उनकी वो बात सही है कि 15-20 ईदी के पास आई है, बाकी लोगों ने बाहर ही तदफीन कर देते, नहला दुला देते। जो रखवाते हैं किसी इंतजार में या आउट ऑफ सिटी लेके जाना होता है, ये वो ज्यादातर वो बॉडीज होती हैं। लेकिन बात यह है कि हाँ, गवर्नमेंट एक जगह जरूर कसूरवार है कि दरख्त क्यों नहीं लगाए। जो पिछली बार दरख्त लगाए गए थे वो भी वो दरख्त लगाए गए थे। एक चीज, क्योंकि ये आपने ये इस बात को क्लैरिफाई यहाँ करना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि जो ये 60-65 है, ये नॉर्मल डेज के अंदर कराची शहर में इतनी अमवात होती होंगी जो आते होंगे 3-4 दिन के अंदर। ये आपको फैसल साहब आप इस बात को फिर आप क्लैरिफाई करें। अगर ये एक दिन में 60 लोग वैसे ही मरते हैं, 15 लोग मरते हैं, 3 दिन में 60 मरते हैं, तो फिर ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमवात नहीं है क्या फैसल ईदी साहब, जो सारे मनी साहब सवाल उठा रहे हैं? नहीं, हमारे सर्द खानों में डेली जो है वो तकरीबन 15 के करीब लाशें, 15 से 20 के करीब लाशें आती हैं। लेकिन हीट वेव के दौरान हमारे यहाँ 50 के करीब डेली लाशें आ रही थी। अच्छा। जो कि मामूल से तकरीबन दुगनी है। सही, ठीक है, मामूल से दुगनी। अरशद अब्बासी साहब, आप सर मैं इस पे ओपिनियन आपका, एक पेपर जो 2 साल पहले एक पेपर जिसमें कोल पावर प्लांट्स का तस्करा हुआ था, सर ये तो कितनी अमवात हुई क्या नहीं हुई, ये हो क्यों रहा है? क्या कोल पावर प्लांट जिम्मेदार है? से कौन, किस वजह से सब कुछ हो रहा है कराची शहर में? ये बहुत शुक्रिया आपका। बात असल में ये है कि पाकिस्तान में वाकई हीट वेव कराची में है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के साथ जो एडजॉइनिंग स्टेट्स इंडिया है, राजस्थान, गुजरात और इवन अप टू न्यू दिल्ली एंड पंजाब, वहाँ भी बड़ी सीवियर हीट वेव है। और वही टॉपिक जो पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है वो इंडिया में ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, इस हिसाब से कि वहाँ पे तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं बड़े बड़े, और साथ जो
साइंटिस्ट भी हैं कि इंडिया में जो कोल पावर प्लांट जो पहले आज से 2 साल पहले तकरीबन 1,10,000 मेगावाट कैपेसिटी थी, आज 1,80,000 मेगावाट चली गई है। वो कहते हैं, जिसे कहते हैं कि इन्वायरमेंट की कोई बाउंड्री नहीं होती, और वहाँ तो बात कोर्ट तक गई और इवन इंडियन सुप्रीम कोर्ट तक गई कि देखें इंडिया में जो कोल पावर जनरेशन हो रही है, और वो भी आप कह सकते हैं कि वो वाला कोला के जो दुनिया में लो क्वालिटी का होता है, जिससे सल्फर या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एमिशन होती हैं, ये हमारे नेबरिंग कंट्री इवन पाकिस्तान तक जा रही है। लेकिन वो जो पेपर था, इसके बाद हमने यहाँ पेपर प्रोड्यूस किया और पेपर में ये कहा गया कि ये कराची में जो आज से 2-3 साल पहले हीट वेव आई थी, ये एक बिल्कुल न्यू फिनोमिना है, और ये न्यू फिनोमिना की जिम्मेदार शायद उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, क्योंकि कंपेरेटिवली यहाँ पे कार्बन एमिशन कम है। नो डाउट कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन भी बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट जिस हिसाब से सिंध से लेकर कश्मीर तक कट हो रहे हैं वो भी सबके सामने है। लेकिन एक बात क्लियर है कि इसके ऊपर इवन ये पेपर बाद में यूएनडीपी में रेफर हुआ था, एक उन्होंने इसके लिए श्रीलंका एक कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कभी एक लफ्ज नहीं उठाया गया। मैं आपको एक रिकॉर्ड बात बताऊं, ये कराची वाले सुन लें, हमारे पाकिस्तान में एक मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज भी है, जिसके मिनिस्टर मुशाहिदुल्लाह जो बड़े वोकल नजर आते हैं। दूसरी बात, बजाय कि हम उनको इंडिया को एक प्रोटेस्ट लेटर भेजते जैसे कि पूरी दुनिया में होता है, यूरोप में, इवन आसियान कंट्रीज में नेबर से पूछ के पावर प्लांट लगाए जाते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसमॉडरी है ये। हमने पाकिस्तान में वही रेप्लिका शुरू कर दी, साहिवाल कोल पावर प्लांट लगा, बिन कासम लग रहे हैं। देखिए ये कहते हैं कि एक स्टेट ऐसी है, एक ऐसा ममलिकत है जहां पे मिनिस्ट्री और जितने जो इंस्टीट्यूशन ये सोए हुए हैं, क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक एक रीजन है, ना कि हम ये कह सकते हैं कि ये अज़ाब इलाही है जिस तरह बाज लोग यहाँ पे टर्म दे रहे हैं। असल बेसिक फंडामेंटल वजह है जिसके ऊपर इंडियन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि आप एफिशिएंसी इंडियन कोल पावर प्लांट की बढ़ाएं और इनकी कार्बन एमिशन कम से कम करें। लेकिन क्या पाकिस्तान जो इसका इफेक्टिव है, जो कराची में हम भी देख रहे होते हैं कि टेम्परेचर 48 डिग्री चला गया है, ये इसके ऊपर क्या गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, एक मिनिस्ट्री है, एक ब्रिगेड है, बटालियन यहां बैठी हुई है क्लाइमेट चेंज में, किसी एक बंदे ने कोई लफ्ज कहा? एक्सेप्ट पाकिस्तान में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि प्रेडिक्शन करता है, जो कि सही प्रेडिक्शन भी उसकी होती है। असल जो कसूरवार है इस पूरे पॉइंट में, मेरी राय लगाने कराची से एक ही है कि आपने एक मिनिस्टर भेजा हुआ है, जरा पूछिए कि जो उसका काम था कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये बड़ी अहम बात आपने क्या की है, क्या टेक है। एक ब्रेक हमें कहा जा रहा है, लेकिन आपने जो इंकशाफ किया है बड़ा अहम है। वो इंकशाफ जिसका ताल्लुक है जी कि भारत के कोल पावर प्लांट्स जिम्मेदार हैं पान में, बिलखुसूस कराची में आने वाली इस हीट वेव के। इसके मजीद मुहर्रिकात सारिम बनी साहब, फैसल ईदी साहब और हमारे साथ अरशद अब्बास साहब मौजूद रहेंगे। इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब, मेरे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। जो हीट वेव आई कराची में, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, तो आज इस प्रोग्राम के थ्रू बेनकाब में हमारे साथ जो अरशद अब्बासी साहब हैं वो भी फरमा रहे थे कि किस तरह भारत में मौजूद कोल पावर प्लांट्स, वहाँ से एमिशन और वो तमाम मामलात जिम्मेदार हैं पाकिस्तान में और कराची में आने वाली हीट वेव के। क्या लिंक बनता है, और फिर इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट पर सवाल उठाया कि हुकूमत ने अब तक क्यों नहीं इसके ऊपर कोई मामला उठाया। अभी तो हम किशन गंगा डैम पर आएंगे, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर, लेकिन पानी से बड़ा मसला हीट वेव भी अगर भारत की वजह से हो रहा है तो ये तो बड़ा संजीदा मसला है जिसके ऊपर मुकालमा भी होनी चाहिए, बात भी होनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि ये कंट्रोवर्सी के डेथ्स कितनी हुई, ये सारिम बनी साहब साथ मौजूद हैं, फैसल ईदी साहब, अरशद अब्बासी साहब। फैसल ईदी साहब, सारिम बनी साहब ने सवाल, ये ब्रेक पर भी हमारी बात हो रही थी, वो कहते हैं जी कि कितनी टोटल डेड बॉडीज आई, उनमें से कितनी हीट वेव की थी, अगर ये आपकी तरफ से नंबर पता चला 4 दिनों का। फैसल साहब, 4 दिनों में हमारे पास 180 डेड बॉडीज आई हैं सर्द खाने में, और इसमें से जो हीट वेव का हमारा जो फहरिस्त बनी थी वो तकरीबन 60 से ज़्यादा की बनी थी। सही। और ये वो 60 से ज़्यादा थे जो घर से आए थे। सारिम बनी साहब, आपका ये जो और कोई जहन में सवाल? नहीं, बस मैं यही कंफर्म करना चाह रहा था कि ऐसा तो नहीं एक कंफ्यूजन हो कि जो डेड बॉडीज आ रही हैं वो सिर्फ हीट वेव से मर रही हैं। देखिए, रमज़ान है,
ये रमज़ान नहीं होते ना और ये गर्मी होती तो ये आम सी गर्मी है, कोई इतनी खास गर्मी नहीं है। रमज़ान में लोग रोज़े रखते हैं, अक्सर लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, हार्ट के मरीज़ होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं। जब वो रोज़े के अंदर होते हैं, लोग घर वाले मना भी करते हैं, लेकिन वो होता है कि नहीं जी हमने रोज़ा रखना है, तो गर्मी की वजह से तबीयत बिगड़ती है, डेथ हो जाती है। अब उसको हीट वेव कह लें या गर्मी कह लें, मेरा ख्याल है सर्दी होती तो भी ऐसा हो सकता था। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गवर्नमेंट को खाली ब्लेम करें। हाँ, गवर्नमेंट को ब्लेम करने के लिए एक कमज़ोरी और गलती ज़रूर है कि कराची शहर में बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए बिल्डिंग्स के, सारे दरख्त खत्म कर दिए शहर से। जो दरख्त लगाए गए वो लगाए गए जो पानी चूस रहे पूरा जमीन का, और जो है ना वो मकसद ऑक्सीजन नहीं दे रहे, वो जहर दे रहे हैं जो है ना आबो हवा के अंदर, जिसकी वजह से सांस लेने में भी दुश्वारियां हो रही हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए सारे पौधे फिलफौर जो है ना रिमूव करे और नए पौधे लगाए, स्कीमें लगाए। लोगों को मैं एक स्कीम गवर्नमेंट को एक वो देना चाहता हूँ, तो तजवीज़ अगर वो मान ले कि लोगों को पौधे दे और जो पौधे बेहतरी लाएं इसके अंदर माहौल के अंदर, और उन पौधों के साथ ये कर दें कि जब ये 10 फीट का हो जाएगा तो ये 10,000 रुपए गवर्नमेंट आपको पे करेगी या 1 लाख रुपए एक पौधे पे आपको पे करेगी 10 फीट। वो एक लंबा टाइम चाहिए आपको उसके लिए, लोगों को एक जद्दोजहद होगी, लोग उसको एक अपने कारोबार की तरह पालेंगे। आप बकरी तो ले देते किसी को कि यार गरीब है इसको बकरी ले दो, ये इससे जो है ना गुजारा कर लेगी, गायें ले दो गुजारा कर लेगी। गवर्नमेंट क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने तौर पर ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकती हैं इवेंट्स, ये सोसाइटीज एनजीओ आप जैसी सिविल सोसाइटी कर सकती है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम तो नहीं है, स्कूल्स के अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मीडिया हम खुद सब कर सकते हैं। लेकिन देखें इनाम की सूरत में एनजीओ के लिए बड़ा मुश्किल है, औरों के लिए भी मुश्किल है। वो तो हम अपने ओन पे करें, 10 पौधे मैं लगा दूं, 10 पौधे आप लगा दे, 10 पौधे वो लगा दे। लेकिन लोगों को एक शऊर देने के लिए कि एक आदमी की लिमिट कर दें कि आप 10 पौधे जो है ना एक आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। वो 10 पौधे जिस दिन 10 फीट के हो जाएं, 1 लाख रुपए लेकर के वो चला जाए एक एक पौधे के 10-10 हजार रुपए के हिसाब से। आप देखें सारा कराची पौधे लगा रहा होगा, वो अमीर सही वो गरीब सही, जो साहिब हैसियत होगा ये सोचेगा चलो यार 1 लाख रुपए आएंगे मैं इसके और किसी की मदद कर दूंगा, एक मेरा जो है ये सदका जारिया हो जाएगा, ये रकम से किसी के लिए जो है ना वो सदका हो जाएगा मेरे हाथ से। तो आप कुछ करें, ये तो सही है सर, हम करेंगे। लेकिन जो आप इंकशाफ अब्बासी साहब अभी कर रहे थे कि ये कोल प्लांट्स और ये तमाम चीजें सर, तो ये तो हमारे अपने अमाल, दरख्त ना लगाना ये तो अपनी जगह है। तो ये अगर भारत से आ रही है तमाम इमिशंस, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए हुकूमती सतह के ऊपर? अशरफ अब्बास साहब देखिए, पहले तो एक बात दूं कि मेरी कोई ये स्टेटमेंट सीपी नहीं थी। आज से तकरीबन 10 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई कोलंबो में और इसमें इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, बल्कि उन्होंने खुद के एक डिबेट छेड़ी वहाँ पे कि साउथ एशिया में इन्वायरमेंट के मतलब कलेक्टिव काम करना चाहिए। तो उसमें शायद मेरा पहली सजेशन थी कि सबसे पहले काम शुरू होना चाहिए सियाचिन से, कि सियाचिन को वेकेट करना चाहिए और यहाँ से एक काम शुरुआत होगी, दोनों साइड के इन्वायरमेंटलिस्ट काम करेंगे ताकि इसका क्लाइमेट स्टेबल रहे। लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि उसमें जो बहुत ज़्यादा इनविटेशन मिली वो ये मिली, एक कंबाइंड पेपर भी, एक रिपोर्ट भी लिखी गई थी जिसमें सनीता नारायण थी इंडियन साइड से, टेरी इंस्टीट्यूशन था, ऑब्जर्व फाउंडेशन था, ये सारी बातें वहाँ पे हुई। लेकिन उस पे इंडियन गवर्नमेंट ने भी उन इन्वायरमेंटलिस्ट की बात को ज़्यादा कंसिडर नहीं किया। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे कर सकते हैं कि 2 मई 2018 को इसी साल 4-5 हीट वेव प्रेडिक्शन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डिसेमिनेट की हैं। उसमें बड़ा क्लियरली एक शो किया गया कि सेंटर ऑफ द हीट वेव इज बेसिकली अगेन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड देन एक्चुअली टचिंग द कराची। एक बात बड़े क्लियर, एक और जो कि दोबारा डिबेट इंडियन टीवी में भी हो रही है, मीडिया में भी हो रही है, कि हम इन कोल पावर प्लांट को जिसमें ऐश कंटेंट ज़्यादा, थोड़ी टेक्निकल डिबेट हो जाएगी कब कम करेंगे। लेकिन एक बात जो कभी कभी मेरा किसमें कॉपरेट भी था, इंडियन न्यूज़पेपर हिंदू में था, बात ये थी कि पाकिस्तान से आज तक ऑफिशियली इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इतना बड़ा मिनिस्टर जो कि इतना वोकल है, काश कभी एक लफ्ज़ कह, कोई एक हमदर्दी में 2 बोल कह देता या इसकी कोई साइंटिफिक रीजन की बेस के ऊपर एक पेपर ही वहां भेजता। लेकिन मैं जब इस्लामाबाद बैठा हूं तो मुझे बड़ा अफसोस होता और बड़ी हमदर्दी कराची वालों से कि अगर चाहे केएसी का इशू हो या हीट वेव का हो, लगता है कि कराची और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उसमें बड़ा डिस्कनेक्ट है। इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है कि किस तरह के इलेक्ट्रिक का मसला कैसे हल किया गया। आपने 2 प्रोग्राम भी किए, मैं भी उसमें था, मेरी पब्लिकेशंस भी है, काम भी है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है वो ये है कि आज जो कि इंतखाबी सीजन बना हुआ है, बड़े बड़े लोग टीवीज पे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं,
लेकिन अगर इनकी प्रैक्टिकल देखा जाए कि कितनी इनकी हमदर्दी है, कितने ये रेलिवेंट है लोगों से, उसका अंदाज़ा कराची की हीट वेव और प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो सरगर्मियाँ उनमें देख लें क्या कितना शेयर है इसमें। फिर कई इलेक्ट्रिक के मतलब कैसे सॉल्व किया प्राइम मिनिस्टर ने, कैसे गए वहाँ पे। तो देखिए असल इशू गवर्नेंस का है, असल इशू मैनेजमेंट का है। अदरवाइज जिस तरह हमारे दोस्त कह रहे थे कि जी बात ये है कि ये प्लांटेशन का इनिशिएटिव, देखें बड़ी ज़बरदस्त इंडिया में क्रीपर्स के मतलब बात हुई, रूफ गार्डन्स की मतलब बात हुई, वो बातें आज दरी की दरी रह गई क्योंकि कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा है, कोल एमिशन इतनी ज़्यादा है कि ये जो आपके लोकल आप जो जितने भी रेमेडियल एक्शंस करेंगे उसके मुकाबले में नहीं है जितना कि कोल में जनरेशन बड़ी तेजी से हो रही है। जैसे मैंने बताया कि आज 1,85,000 मेगावाट उनकी कोल है। बेशक वो सस्ती एनर्जी के लिए, लेकिन किस कास्ट के ऊपर? हमारी कास्ट पे, हमारे व्यवसाय पे। आप यकीन करें कि आसियान कंट्रीज में 2 इश्यूज हुए थे। एक और इशू हुआ था, साउथ कोरिया ने चाइना को पिनलाइज किया था कि देखें आपकी कोल पावर जनरेशन हो रही है और साउथ कोरिया का इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, इसके डैमेजेस दें। हम काश डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर जहां और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े पर्सनल रिलेशन डेवलप होते हैं, हम भी देखते हैं टीवी, इससे अंदाजा होता है, इस पे एक नोट भी भेज देते हैं कि देखें हमारा भी कंसर्न है, हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है, सबसे बड़ा शहर है, इसमें लोग कितने ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, कैजुअलिटीज हो रही हैं। देखें कारोबार जो लाइफ जितना कारोबार है वो नहीं चल रहा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं है, जिसे कहते हैं ना सेंस प्रिवेल नहीं कर रही सेंट्रल इस्लामाबाद में, बल्कि कोई जिक्र भी नहीं है एक्सेप्ट ये कि आपके ये टीवी चैनल ने ये डिबेट शुरू की। नहीं सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और फैसले जैसा अभी आपने 6-7 हज़ार का जिक्र किया था, 6 हज़ार का 2015 में, और अभी भी हम नंबर्स की बात ही कर रहे थे, लेकिन अमली तौर पर आपकी नजर में अभी सारिम बरनी साहब ने तजावीज दी हैं, अरशद अब्बासी साहब ने तो क्लियरली कहा है कि हम अपने प्लांटेशन करें, लेकिन वो जिस तरह से भारत से आ रहा है अगर एमिशंस कोल पावर प्लांट के, तो हमें क्या करना चाहिए बतौर समाजी रहनुमा आपके नजदीक? हमें इंडिविजुअली क्या करना चाहिए सोसाइटी के तौर पे? हुकूमत जो करे तो करे, हम क्या इकदाम उठाए हैं फैसल साहब? देखिए, इस पे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम होना ज़रूरी है, इस पे एहतजाज होना चाहिए। हमें अपने बच्चों के निसाब के अंदर, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं सिंध और पंजाब और इवन चारों सूबों के वफाक के भी, इनमें एनवायरनमेंट पे प्लांटेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चैप्टर्स होने चाहिए, ताकि बच्चों को हम आने वाले दिनों के लिए एजुकेट करें। और कुछ तजावीज़ में दूंगा दरख्त के हवाले से, जैसे कि सारिम बरनी साहब ने कहा था कि कोर्नोकॉपस जो है वो ख़तरनाक दरख्त है, वो जहाँ लगता है वो अपने इर्द गिर्द के दरख्तों को भी नुकसान पहुँचाता है, और जो है वो हमारे इलाके का दरख्त नहीं है। इसी तरीके से यूकलिप्टस जो है वो भी हमारे इलाके का दरख्त नहीं है, और ये कराची में हर गली में हर जगह पे लगा हुआ है। इससे हमारे पूरे इकोसिस्टम को जो है वो नुकसान पहुंचता है, हमारे लाइफ साइकिल को नुकसान पहुंचता है। ये भी हमारे इलाके का नहीं है। और बहुत सारे लोग जो है वो जब हुकूमत में आते हैं तो खजूरों के बहुत सारे दरख्त लगाते हैं। खजूर मुक़द्दस दरख्त है ही अपने हिसाब से, और जिनको शौक़ है खजूरों का दरख्त लगाने का, वो रेगिस्तानों में जाके लगाएं, सहराई इलाकों में लगाएं। ये हमारे इलाके का दरख्त नहीं है। हमारे इलाके के बहुत सारे अच्छे दरख्त हैं जो हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं, जिसमें नीम है, पीपल है, बड़ का दरख्त है, गुलमहर का दरख्त है, इमली का दरख्त है, जामुन का दरख्त है। ये घने दरख्त हैं, ये हमारे माहौल के हिसाब से हैं। हमारे चरिंद परिंद जो कीड़े मकोड़े खाते हैं वो कीड़े मकोड़े सारे इन दरख्तों पे पाए जाते हैं। हम बाहर के इम्पोर्टेड दरख्त जब लगाते हैं तो हमारे पूरे इन्वायरमेंट और लाइफ साइकिल को वो तबाह करके रख देते हैं। यूकलिप्टस जो है वो सिंध के अंदर उस वक्त लगाए गए थे, और जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम थी सिंध में सैलिनिटी की, तो उन इलाकों में, उन ज़मीनों में जो है वो गवर्नमेंट ने उस वक्त लगाए थे। ये कराची के माहौल के हिसाब से नहीं थे, लेकिन ये कराची में भी नर्सरियों के अंदर आ गए, और हुकूमतों के भी बहुत सारे लोगों ने इनको प्लांट किया, क्योंकि ये बहुत आसानी से लग जाते हैं, जो हमारे इलाके के दरख्त नहीं होते, जो पॉलिसी प्लानिंग नहीं थी। लेकिन फैसल साहब और सारिम बरनी साहब, आप दोनों क्योंकि समाजी तौर पर एक्टिव रहते हैं, मैं दोनों से ये पूछते हुए फिर हम आगे पानी के मसले पर भी बात करेंगे M3, लेकिन एक ब्रेक हमें लेनी है। तो इस ब्रेक के बाद आके, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सतह पर हीट स्ट्रोक सेंटर्स बनते हैं, और जो हम देख रहे हैं KMC एक्टिव, रेड अलर्ट, ये अलर्ट, ये कितने फायदेमंद भी होते हैं, ये बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट है। लेकिन ब्रेक के बाद पानी जो हम जंग हो सकती है खुदा ना खास्ता, जो कहा जाता है भारत से खतरा है, वाटर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, और किशन गंगा के हवाले से क्या डेवलपमेंट है, ये भी करेंगे बेनकाब। मेरे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 330 मेगावाट की इनॉग्रेशन भारत की तरफ से पाकिस्तान के लिए क्या नए मसाइल लेकर आएगी, नए चैलेंजेस लेकर आएगी। इस पर जाने से पहले जो भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट, वो कई बार कह चुके हैं पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे या कुछ करेंगे। तो उन्होंने जो कहा था कल, वो जरा सुनते हैं उनकी तकरीर के उस इक्तिबास, उस स्टेटमेंट का रेफरेंस क्या कहा था, जरा सुने। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए पसंद करता। पाकिस्तान में पानी चला जाए और दिल्ली में सरकारें आई चली गई, होती रही, और मेरा किसान रोता रहा। पानी बंद कर दिया जाएगा। अब ये तो खदशात थे, बातें थी। किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 330 मेगावाट क्या सम्राट लेकर आएगा। किशन गंगा के हवाले से हमारी एक टीम अशतर औसाद साहब गए हुए हैं वहां जाके नेगोशिएट करने के लिए लीगल हवाले से। अरशद अब्बासी साहब, सिर्फ कोल पावर प्लांट्स वो ठीक, ये सर क्या हो रहा है आखिरकार? किशन गंगा ये कितना सिग्निफिकेंट है हमारे लिए और हमारी तवज्जो ही नहीं है इस तरफ, क्या हो रहा है आखिरकार? देखिए, पहली बात तो ये कि इस मिशन पे आजकल हमारा पाकिस्तानी वक्त वाशिंगटन गया हुआ है, जिसमें आपने एडवोकेट जनरल का नाम भी लिया, उसाफ साहब का। मेरा सवाल तो ये है कि ये क्या करने गए हुए हैं, क्योंकि किशन गंगा की कंस्ट्रक्शन तो 2006 में शुरू हुई। 2011 में पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ये केस लेके गया। 2013 में पहले फरवरी में इसका इंटरम फैसला आया, और जब 2013 में इंटरम फैसला आया तो उस वक्त के जो एक वफाकी वजीर थे, जो कि कहाँ से आए, पैराशूटर थे, उनका नाम था डॉक्टर मुसद्दिक मलिक। तो जब वो इंटरम फैसला आया तो पाकिस्तान के एक नामवर वाटर एक्सपर्ट हैं शमसुल मुल्क, तो मैं और वो दोनों की खिदमत में हाजिर हुए। उनको कहा कि देखें, ये इंटरम फैसला आया हुआ है, इस इंटरम फैसले में कोर्ट ने ये पूछा हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पाकिस्तानी डेलीगेशन से कि आपका इस पानी का इस्तेमाल क्या है नीलम वैली में, क्योंकि किशन गंगा रिवर जब पाकिस्तान में होता है, मैं आता तो उसे नीलम दरिया नीलम कहते हैं, जो कि 213 किलोमीटर लंबा है। तो हमने ये सारा डेटा, काश आप उसको दिखा सकते हैं, हमने उनको डाटा दिया है कि इसका इस्तेमाल ये है। ये तकरीबन 4 हमारे यहाँ पे रन ऑफ रिवर बनने हैं, जिसमें दुदयाल है, जिसमें ताऊ बटक का, फिर हमारी जो नीलम जेलम तकरीबन जो 5 अरब से अभी जो मुकम्मल भी अभी भी पूरा नहीं हुआ, इसकी 33% यानी 33 से 35% एनर्जी जो है ये कम होगी। तो आप काइंडली ये डाटा वहाँ पे पहुँचाएँ, कोर्ट को सर्टिफाई करें। लेकिन जब फैसला आया, फैसला बिल्कुल ओपन पब्लिक है, पब्लिक डोमेन में है, उसमें पेज 34 में देखें कि पाकिस्तानी डेलीगेशन ने बिल्कुल कोई डाटा नहीं दिया कि पाकिस्तान का इसका एग्रीकल्चर इस्तेमाल क्या है नीलम वैली में, एक। दूसरा, इसका वाटर यूज़ क्या है, जबकि मैं इस्लामाबाद में बैठा हुआ हूँ। मैं जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि आप रमज़ान के महीने में सेब मुझे मिलेगा चाइना का, अंगूर मिलेगा साउथ अफ्रीका का, और केला है माशाल्लाह इंडिया का। तो हमारे यहाँ यानी वाटर यूज़ है ही नहीं है, एग्रीकल्चर यूज़ भी नहीं है, और ना कोई और इसका इस्तेमाल है। ये पाकिस्तानी वफ्द की ये थी अहलियत जो कि इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में दी। अब सेंसिटाइज क्यों हुए? ये जिसे कहते हैं ना, वो एक ऐसे आई वॉश करना। जब मोदी ने इनॉग्रेट किया और जो आपने स्टेटमेंट सुनाई, आप बताएं ना, उस वक्त या अभी तक पाकिस्तान के दोनों जो वज़ीर आज़म है, एक तो नाअहल हो गए, एक वैसे ही, मैं कमेंट्स करूंगा माजूर के साथ कि ये वैसे ही नाअहल हैं, इस काबिल यानी इस कैपेबल ही नहीं है। एक स्टेटमेंट आई है, एक लफ्ज़ आया है, ये तो एक पलगे ट्रिप पे गया हुआ है, ये जो अभी जो डेलीगेशन गया हुआ है। क्यों? ये क्वेश्चन को रेज करना चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि चनाब में जो रिवर जो फ्लो कम हुआ है, वो बेसिकली 20 से 35 इस वक्त बैराजेस कंप्लीट हो चुके हैं तवी रिवर को। ये मेरा नॉलेज है और ये बड़ा एथेटिक नॉलेज मैं आपको बता दूं, उस पर बात नहीं हो रही। फिर इसी तरह 2 बड़े बड़े डैम, बरसर डैम, रातले, ये बड़े बड़े पाकलदल, सवालकोट, ये आ रहे हैं, ये जो बनने लगे, इन पे बात नहीं की। मैं ये कहूंगा कि शायद मेरे ख्याल में मौजूदा ही हो
या पूरी दुनिया एक तरफ इकट्ठी हो जाए कि जो जिसका इफ्तिताह हो चुका है, जिसकी एनर्जी आ रही है नेशनल ग्रिड में, वो इंडिया या कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या यूएन उसको बंद करे, ये मुमकिन नहीं होगा। ये सिर्फ मुझे आपको धोखा देने के लिए, क्योंकि देखें अफसोस से कहना पड़ता है, सच्ची बात है कि मैंने तो गुज़िश्ता 8-10 साल में देखा है कि पाकिस्तान में एक तबका हुआ है कि किस तरीके से झूठ बोलना है और कितनी सफाई से बोलना है, वरना ये तो मैथमेटिक्स है, ये तो हिसाब है। सर तो मतलब हमें खुदा के लिए यहाँ तो मत झूठ बोलो। ये पानी में एक लफ्ज कह दो कि देखो आगे जो डैम बना रहे हो प्लीज जी जी इसको पहले वेरीफाई करो। सर पानी की किल्लत का सामना यानी शदीद करना पड़ सकता है, यानी भारत के हाथ में मामला चले जाते हैं कंट्रोल, तो पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। असल इंप्लीकेशंस आम पाकिस्तानी क्या समझे इससे? देखिए आम पाकिस्तानी ये समझे कि पाकिस्तान का पानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 60 से 70% इंडिया से आता है या काबुल साइड से आता है। हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए, हमें यहाँ पे एक ऐसी मिनिस्ट्रीज चाहिए जहाँ पे मेरिट पे लोग की अपॉइंटमेंट हो और यहाँ पे एक विजिलेंट, ये ऐसे ही हो। देखिए अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये इस तरह ही होना चाहिए कि जिस तरह फिलिपाइन ने अभी रिसेंटली या बल्कि साल पहले के केस जीता है साउथ चाइना सी का, चाइना जैसे सुपर पावर से, इसी तरह जैसे पैराग्वे, यूरुग्वे और अर्जेंटीना का केस हुआ, वो केस जीता अर्जेंटीना। हालांकि दोनों का मजहब एक है, दोनों के अवाम एक लैंग्वेज बोलती है, एक ही किंग है। पानी के लिए हमें यहाँ पे जो टीवी पे हम डिबेट कर रहे हैं, देखिए अगेन इसकी रिफ्लेक्शन सेंट्रल लेवल के ऊपर नहीं है। आपको पता है, मुझे आप बताएं ना, पाकिस्तान का वज़ीर पानी कौन है? कभी नाम सुना आपने इसका? कभी इसकी स्टेटमेंट सुनी? कौन है वो? अब आप बताएं कि जो पाकिस्तान का सेक्रेटरी है, ये भी वाशिंगटन क्या कर रहे हैं? देखिए ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है कि हमने जाना है, वाशिंगटन की सैर करनी है, हमने पेरिस की सैर करनी है, हमने लंदन की सैर करनी है, जेनवा की। क्यों मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब बगलियार का फैसला आया तो उसमें जज ने, न्यूट्रल एक्सपर्ट ने नोट किया कि पाकिस्तानी डेलीगेशन की रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये एयरिंग इन 4 शहरों में रखने हैं। आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान के शहरी जरा सुन ले सारे लोग, कि पाकिस्तान के पानी की इस तरीके से डिफेंस किया जाता है कि ये एक जिसे कहते हैं कि एक टूर बनाया जाता है एक विजिट का। फिर अगर आपने देखना है पाकिस्तान की सीरियसनेस कितनी है, तो 20 साल के बाद वाटर पॉलिसी आई है। इस वाटर पॉलिसी में आप यकीन करें कि आप अपने ऑफिस के कुछ बच्चे ले कहेंगे इस पे डिटेल क्या होना चाहिए, इस पे डिटेल में 10 पॉइंट हैं, वो 10 पॉइंट लिखे होंगे। हाँ, मजीद आएंगे डिटेल में। अच्छा साहब इसके बात सुन लीजिए, जी 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 फरमाए। आखिरी पॉइंट सुन ले। उस वाटर पॉलिसी में एक बात लिखी हुई है कि एक्चुअली हमारी कैपेसिटी नहीं है। सही, ये बात उन्होंने वाकई सच कही है। वो इसलिए सच कही है कि 2010 से लेके 2017 तक वर्ल्ड बैंक ने 4.5 अरब रुपया दिया है कैपेसिटी बिल्डिंग का। इनके दुनिया के सब मुल्कों की सैर कराई है, डैम्स पे विजिट कराया, लेकिन इनकी कैपेसिटी नहीं बन सकी। इनकी कैपेसिटी वाकई ही नहीं बन सकती है। काश वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है इनसे पूछे कि ये बताओ कि तुम जो क्वेश्चन कर रहे हो या ये तुम आए हो, जरा ये बताओ कि तुमने वो पैसों का क्या किया जो हमने आपको दिए। दौरे हुए हैं सारे, ये सब ये बिल्कुल ठीक है अशरफ साहब, ये हमारी निगलेक्ट हम कर रहे हैं इस मामले को, लेकिन ये थोड़ा सा अगर ये पानी का मसला भी अब आ गया है, फैसल ईदी साहब और सारे मनी साहब, फैसल साहब अब ये पानी की किल्लत होगी, हीट वेव्स आएंगी, जिम्मेदार भारत है या जो भी हम देख रहे हैं मामला सामने हम बेनकाब किए आज। सर ये जो हमारी कोशिशें होती हैं, हीट स्ट्रोक सेंटर फैसल ईदी साहब ये बना दिया, ये काफी होती हैं इन तमाम चीजों को रोकने के लिए? पानी नहीं होगा, सूरज और गर्मी शदीद तरीन होगी, हम क्या करें इस वक्त? हमारी हुकूमती कोशिशें काफी हैं फैसल साहब? देखें बिजली भी नहीं होती और ज़्यादातर ये अफेक्ट करती है गरीब इलाकों के अंदर। अमीर इलाकों के अमीर जो हैं वो तो एसी में बैठते हैं, रोज़े भी रखते हैं तो एसी में होते हैं, और अगर लाइट भी चली जाती है तो इनके घरों पे जो है वो जनरेटर लगे हुए होते हैं जो 4-4, 5-5 एसी भी चला सकते हैं। गरीब इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा मसाइल हैं और वहीं पे ज़्यादा अमवात होती हैं और उन्हीं को जो है वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं करता, उनको सब इस्तेमाल करते हैं। सही है। सारे मनी साहब आपकी नज़र में सर ये जो हीट स्ट्रोक सेंटर्स हैं, आर दे इफेक्टिव? देखें मैं पहले एक अरशद साहब की बात का जवाब देना चाहूँगा। जैसे वो कह रहे हैं भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया। भारतीय टीवी खोलें तो कहता है सब कुछ पाकिस्तान ने कर दिया, जितनी दहशतगर्दी गलत चीज़ें भारत में हो रही है। पाकिस्तानी खोलें तो हम कहते हैं भारत ने कर दिया। बात इतनी सी है
कि अगर भारत ने ये सब कुछ किया तो हम क्यों नहीं कर रहे, हम वहाँ पे जाके ऐसे पावर प्लांट क्यों नहीं लगा रहे कि उनके यहाँ भी जाके हीट स्ट्रोक आए। सर्दियों में जो है वो धुंध आ जाती है लाहौर के अंदर।